हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टॉपर्स कंपनी। और आज की क्लास में हम क्लास 10 से मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर में जिसमें एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चंस होते हैं उनकी वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। क्योंकि बच्चे एचसीएफ और एलसीएम निकालना तो सीख जाते हैं लेकिन उसकी एप्लीकेशंस कैसे आती हैं वो उनको समझ में नहीं आती हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम्स एग्जाम में आती हैं वो सारी डिस्कस करूंगा और उनको बनाने के जो ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स होंगे वो भी बताऊंगा। तो आइए बच्चे पहले अपना एक बेस तैयार करते हैं, फाउंडेशन तैयार करते हैं ताकि इन क्वेश्चंस को बनाने में हमें इजी हो जाए। चलिए तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको किसी भी दो नंबर का एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आई होप सभी को प्राइम फैक्टराइजेशन करना आता होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर आपको दो नंबर का एचसीएफ चाहिए तो आपने उन दोनों नंबर्स के जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो लेने हैं विद लीस्ट पावर। ठीक है, तो कॉमन प्राइम फैक्टर देखिए दोनों नंबर्स में क्या आ रहे हैं और उनकी सबसे लीस्ट पावर आपको लेनी होगी। ठीक है, और एलसीएम के अंदर आपको प्रोडक्ट करना होता है सभी प्राइम नंबर्स का, जितने भी प्राइम फैक्टर्स उनके पास होते हैं दोनों नंबर्स में, बट उनकी हाईएस्ट पावर लेनी होती है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एचसीएफ में हाईएस्ट आता है बट पावर लोएस्ट ली जाती है, और एलसीएम में लोएस्ट वर्ड आता है लेकिन पावर हाईएस्ट ली जाती है। ठीक है, तो ये तो हुआ इनको निकालने का फॉर्मूला। एक फॉर्मूला आपको और याद रखना है कि किसी भी दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट्स के बराबर होता है। तो इसको भी हम एज अ फॉर्मूले के रूप में यूज करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो एचसीएफ और एलसीएम से जुड़ी रहती हैं जो हमें वर्ड प्रॉब्लम्स बनाने में हेल्प करती हैं। तो पहली बात है कि एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड्स एलसीएम। ये ध्यान रखिए कि एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ से हमेशा डिविजिबल होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि एचसीएफ एलसीएम का फैक्टर होता है। ठीक है, एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन गिवन नंबर्स, यानी जिन दो नंबर्स का आपने एलसीएम निकाला हो, चाहे वो दो नंबर हो चाहे तीन नंबर हो, एलसीएम हमेशा उन सभी नंबर से बड़ा होता है, ये ध्यान रखिए। और जो हमारा एचसीएफ होता है वो उन सभी नंबर से छोटा होता है। तो याद रखें, नाम में लोएस्ट आता है लेकिन सभी नंबर से बड़ा रहता है, नाम में हाईएस्ट आता है एचसीएफ के लेकिन सभी नंबर से छोटा रहता है। तो ये दो बातें आपको और ध्यान में रखनी है। ठीक है, और कुछ और पॉइंट से आइए उनको देख लेते हैं। एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड्स द गिवन नंबर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एचसीएफ जो होता है वो दिए हुए नंबर्स को हमेशा क्या करता है, डिवाइड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, अगर आपसे मैं पूछूं कि भाई एचसीएफ ऑफ 2 and 4 क्या होगा, एचसीएफ एंड 2 and 4 क्या होगा, बोलिए जल्दी से। तो बच्चा कहेगा सर 2 होगा। तो एचसीएफ ऑफ 2 and 4 2 हो गया। तो देखिए अब जो दो नंबर्स मेरे पास थे वो 2 थे और 4 थे। तो देखिए जो एचसीएफ मैंने निकाला वो 2 आया, और ये 2 देखिए इस 2 को भी पूरा डिवाइड करेगा और ये 4 को भी पूरा डिवाइड करेगा, यानी कि एचसीएफ डिवाइड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो भी नंबर्स का एचसीएफ आएगा वो एचसीएफ वो नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, यानी कि एचसीएफ हमेशा डिवाइड करता है गिवन नंबर्स को। लेकिन अगर मैं इन्हीं दो नंबर्स का एलसीएम लिखूं तो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2 and 4, तो आप कहेंगे 4। लेकिन मैं आप ये नहीं कह सकता कि 4 2 को और 4 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, ऐसा नहीं कह सकते। अब एलसीएम जो होता है दिए हुए नंबर से डिवाइड होता है, यानी कि अगर मैं एलसीएम लेता हूं 4 इन दोनों नंबर्स का तो उसको 2 भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा और उसको देखिए दूसरा नंबर क्या था 4, वो भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो याद रखें एलसीएम डिवाइड करता नहीं है, एलसीएम डिवाइड होता है, यानी कि एलसीएम ऑलवेज डिविजिबल बाय द गिवन नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आज की वर्ड प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए कि एचसीएफ दिए हुए नंबर्स को डिवाइड करता है, एलसीएम उन्हीं नंबर से दिए हुए नंबर से डिवाइड होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, एक और चीज देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस के अंदर जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं वहां पर बच्चों को ये पता, देखो इन वर्ड प्रॉब्लम्स का सबसे मेन कहानी यही है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद बच्चे को ये रियलाइज करना है कि मुझे उन नंबर्स का एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। तो बच्चा वही चीज नहीं समझ पाता है, तो वो चीज को कैसे करना है देखिए। अगर आपको लगता है कि जो मेरा क्वेश्चन है उसमें जो नंबर्स दिए हुए हैं उन सभी नंबर्स का जो मेरा क्वेश्चन का आंसर आने वाला है, आपने थोड़ा इमेजिन किया, आपने दिमाग लगाया कि यार इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो गिवन नंबर से बड़ा आएगा या छोटा आएगा, यानी जैसे गिवन नंबर से 5 और 10, तो मेरा आंसर 5 और 10 दोनों से छोटा रहेगा या 5 और 10 से बड़ा रहेगा। ये दिमाग बच्चे को क्वेश्चन पढ़ने के बाद लगाना होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो चॉइस बनती है, या तो आपका आंसर उन गिवन नंबर से आपने सोचा छोटा आएगा, तो जैसे ही आपको लगा कि यार छोटा आएगा
तो मैंने क्या बताया था, ध्यान से पढ़िए कि एचसीएफ जो होता है वो हमेशा गिवन नंबर से क्या होता है, छोटा होता है। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस में आप एचसीएफ निकालेंगे उन नंबर्स का। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं यार, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो उन सभी नंबर से बड़ा रहेगा, जो दिया होगा नंबर से बड़ा रहेगा, तो फिर आप बड़ा रहेगा तो आपने एलसीएम निकालना है। तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये जो 4 पॉइंट्स आपको 3 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं कि एचसीएफ डिवाइड करता है, एलसीएम डिवाइड होता है, और अगर हमारा आंसर दिए हुए नंबर से छोटा है तो उन सभी नंबर का एचसीएफ निकालेंगे। अगर हमारा उस क्वेश्चन का आंसर हमें लग रहा है कि दिए हुए सारे नंबरों से बड़ा आने वाला है तो हम उनका एलसीएम निकालेंगे। तो आइए अब इन चीजों को अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने देखा होगा देयर आर सम वर्ड प्रॉब्लम्स जिसके अंदर हमें कुछ रिमाइंडर्स की बात करते हैं टीचर। कैसे कहते हैं कि भैया सबसे लार्जेस्ट नंबर ढूंढिए जो कि नंबर्स को डिवाइड करे और ये रिमाइंडर लेकर आ जाए। तो उस रिमाइंडर के वाले क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, तो उसकी मैंने यहाँ पर 4 कैटेगरीज बनाई है। देखिए ये 4 कैटेगरीज होती हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपने पहले क्वेश्चन पढ़ लिया, आपको ये समझ में आ गया कि वो क्वेश्चन किसका है, एचसीएफ का है। ठीक है, पहले तो पता लगाना बहुत जरूरी है ना कि क्वेश्चन एचसीएफ का है या एलसीएम का है। उसका तरीका मैंने पीछे बताया और मैं भी लगा के भी दिखाऊंगा, चिंता मत करिए। तो एचसीएफ का क्वेश्चन है, लेकिन सभी नंबर सेम रिमाइंडर दे रहे हैं डिवाइड होने के बाद। अगर सभी नंबर सेम रिमाइंडर दे रहे हैं डिवाइड होने के बाद, तो आपने क्या करना है, सभी नंबर्स में से वो जो सेम रिमाइंडर आ रहा है, जैसे सबका रिमाइंडर मान लो 7 ही आ रहा है, तो वो सभी नंबर में से वो 7 आपने सबट्रैक्ट करना है और जो नए नंबर्स आएंगे उनका फिर आपने एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो अभी मैं लगा के दिखाऊंगा आपको, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। तो एचसीएफ विद सेम रिमाइंडर। उसके बाद हो सकता है कि आपका क्वेश्चन एचसीएफ का ही हो लेकिन रिमाइंडर सभी में डिफरेंट हो रहा हो, यानी कि हर नंबर अलग अलग रिमाइंडर दे रहा हो, डिफरेंट रिमाइंडर दे रहा हो। तो करना अभी भी वही है, सभी नंबर से जो उनका रिमाइंडर दिया होगा वो माइनस करना है और जो 3 नए नंबर आएंगे माइनस करने के बाद फिर उनका एचसीएफ निकालना है। यानी कि रिमाइंडर यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। उसका समझने का तरीका भी बहुत आसान है। जैसे मैं अगर सपोज करिए आपसे पूछूं कि क्या हम 23 को अगर 3 से कंप्लीटली डिवाइड कर पाएंगे, तो बच्चा क्या आएगा, नहीं सर 21 आएगा, 2 रिमाइंडर आ गया। देखिए तो 2 रिमाइंडर आ गया। लेकिन अगर मैं इसी 7 में ये 2 रिमाइंडर जो आया था उसको माइनस कर दूं तो मुझे अब क्या आंसर मिलेगा बताओ। ठीक है, सॉरी जो मेरा नंबर था वो लेना है। तो जो मेरा नंबर था वो था 23। तो 23 में से अगर मैं रिमाइंडर माइनस कर दूं तो मेरा आंसर 21 होगा। और अब देखिए 21 जो होगा वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि कंप्लीटली डिविजिबल बनाने के लिए हम रिमाइंडर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और आप ऐड भी कर सकते हैं। अगर देखिए मैं इसी रिमाइंडर में 23 में किसी में ऐसा भी होगा कि हम वहां पर रिमाइंडर किसी क्वेश्चनों में क्या कर रहे होंगे, ऐड भी कर रहे होंगे। तो वो देखना पड़ेगा हमें कहां पर हमें ऐड करना है और कहां पर हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। लेकिन एचसीएफ के क्वेश्चनों में जनरली सबट्रैक्ट होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ और टाइप्स आइए हम देख लेते हैं। अगर हम कुछ और टाइप्स देखें तो अगर आपने देखा कि वो क्वेश्चन एलसीएम का है, अगर वो क्वेश्चन एलसीएम का है लेकिन वहां पर रिमाइंडर सभी में सेम रह रहा है, तो आप पहले सभी नंबर्स का रिमाइंडर एलसीएम निकालेंगे, सभी नंबर का पहले एलसीएम निकालेंगे और जो उन सबका कॉमन रिमाइंडर था जो सभी में आ रहा था वो लास्ट में आपने ऐड कर देना है। ठीक है, अभी करेंगे क्वेश्चन, बट आप टाइप्स को ध्यान रखिए। मैंने 4 टाइप्स बना रखे हैं। उसके बाद आता है एलसीएम विद डिफरेंट रिमाइंडर, यानी एलसीएम का क्वेश्चन हो गया, आपको पता लग गया कि इसमें एलसीएम निकालना है लेकिन सभी नंबर का रिमाइंडर अलग अलग आ रहा है। तो उस सिचुएशन में फिर आपने क्या करना है, सभी नंबर्स का पहले एलसीएम निकालना है और उसमें से फिर क्या करना है, इसमें पहले कंडीशन होती है कि जो रिमाइंडर्स उन्होंने दे रखे थे आप उन सभी नंबर्स में से उसको माइनस करें। और जब आप उन सभी नंबर्स में जब उसको माइनस कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपने देखना है कि वो सभी रिमाइंडर सेम आने चाहिए, मतलब सभी वैल्यू सेम आनी चाहिए। ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाएगी तो ही फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। अगर ये डिफरेंट आ रहा है तो फिर नहीं करेंगे। तो उसके केस में फिर हम एलसीएम निकाल लेंगे और जो भी फिर हमारा आंसर आएगा उसमें से n1 माइनस r1, क्योंकि तीनों वैल्यू तो सेम ही आने वाली है, और वो वैल्यू लेकर आप उस एलसीएम में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो फिर आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इन सारी कंडीशंस को समझने के बाद अब इनको और अच्छे तरीके से हम तब समझ पाएंगे जब हम इन पे क्वेश्चन करेंगे। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी जो मैं क्वेश्चन ला रहा हूं पहले मैं रिमाइंडर वाले क्वेश्चन लाऊंगा और उसके बाद फिर हम दूसरे क्वेश्चन करेंगे जो रियल टाइम एग्जाम्पल्स होते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, कह रहा है सबसे बड़ा नंबर ढूंढ लीजिए
विच डिवाइड्स 438 एंड 606, विच डिवाइड, यानी कि मुझे ऐसा नंबर चाहिए, ध्यान से पढ़ो पहले, क्योंकि पहले ये जानना जरूरी है कि मेरे को एचसीएफ चाहिए कि एलसीएम चाहिए। तो कह रहा है एक आप ऐसा नंबर ढूंढ दीजिए जो नंबर इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे, है ना भाई। ये तो कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड दिस, तो मुझे नहीं पता कि वो नंबर क्या है, तो वो नंबर जो है, जो भी नंबर होगा वो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, लेकिन रिमाइंडर क्या लेकर आएगा, दोनों जगह पे 6 लेकर आएगा। तो अब सोचिए कि जिस नंबर को मैं ढूंढ रहा हूं वो इनको क्या करना चाह रहा है, डिवाइड करना चाह रहा है। तो अगर भाई वो इनको डिवाइड करना चाह रहा है तो पढ़िए क्या लिखवाया था, क्या लिखवाया था यहां पर पढ़िए, एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड्स द गिवन नंबर, यानी कि एचसीएफ जो होता है वो हमेशा दिए हुए नंबर्स को डिवाइड करता है, और मुझे डिवाइड ही तो करवाना है, क्योंकि वो ऐसा नंबर आपसे पूछ रहा है जो कि इन दोनों नंबर्स को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो मैं समझ गया कि मुझे इन दोनों का क्या चाहिए, एचसीएफ। अब एचसीएफ के अंदर दो केसेस होते हैं, या तो सेम रिमाइंडर का क्वेश्चन होगा या तो डिफरेंट रिमाइंडर का क्वेश्चन होगा। तो मैंने बताया ये सेम रिमाइंडर है, क्योंकि दोनों ही केसेस में 6 रिमाइंडर आ रहा है, लिखा हुआ है ना ईच केस। तो मेरे को कौन सा टाइप लगाना होगा बताओ, मेरे को लगाना होगा यहाँ पे टाइप 1, एचसीएफ विद सेम रिमाइंडर। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, जो नंबर्स हैं उनमें से 6 जो रिमाइंडर था दोनों में से माइनस कर देंगे, और जो फिर आंसर आएगा उसका एचसीएफ निकालेंगे। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहला काम हम देखिए क्या करने जा रहे हैं, जब हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो हम 438 में से भी माइनस करेंगे 6 और 606 में से भी माइनस करेंगे 6। तो पहला काम आपने ये करना है कि रिमाइंडर माइनस करना है। तो ये बन गया बताओ कितना, 432, और ये बन गया बताओ कितना, 600। अब हमें 432 और 600 का क्या निकालना है, एलसीएम, और सॉरी एचसीएफ। तो एचसीएफ अगर हम इनका निकाल देते हैं दोनों नंबर्स का, तो वो ही आपका आंसर है। ठीक है, ये तो मैंने लिखवा रखा है कि जो रिमाइंडर है दोनों नंबर, जो भी नंबर दिए उनमें से माइनस करो और उनका एचसीएफ निकाल लो। तो उसके लिए अब इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, आओ। तो 432 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये बनेगा बताओ क्या, 2 से जाएगा, फिर उसके बाद फिर जाएगा 2 1 2, फिर 6 से जाएगा, फिर ये जाएगा आपका 108। ठीक है, आई होप ये सब तो आता ही होगा सभी को। फिर ये 2 से ही जाएगा, देखिए तो ये जाएगा 5 4 से जाएगा, उसके बाद ये 27 पे जाएगा। ठीक है, 27 के बाद ये भी किस पे चला जाएगा, 3 9 आ जाएगा, फिर ये 3 3 आ जाएगा और 3 1 आ जाएगा। ऐसे ही फिर आप 600 का भी कर लीजिए। 600 का करेंगे तो 2 से करेंगे तो 300 पे जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 150 पे जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 75 पे जाएगा, फिर 3 से कर लेते हैं, 3 से करेंगे तो 25 पे जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे 5 से, तो 5 5 हो जाएगा और 5 1 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे सर, इनको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। तो 432 का क्या बना, 2 कितनी बार यूज हुआ, 4 बार। ठीक है, और मल्टीप्लाई में फिर क्या आ जाएगा बोलिए, 3 का क्यूब। और जब मैं 600 का कर रहा था तो मेरा आंसर आ गया 2 का पावर 3, और उसके बाद 3 आ गया और 5 का स्क्वायर आ गया। तो मैंने क्या लिखवाया था बताइए, एचसीएफ में कौन से फैक्टर लेते हैं, कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर। तो कॉमन फैक्टर देखो इनमें क्या है, तो इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो कॉमन फैक्टर पहला 2 हो गया। मल्टीप्लाई में दूसरा कॉमन फैक्टर देखो 3 आ रहा है, और लीस्ट पावर लेना है, तो 2 का यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे 3 है, तो हम 3 ले लेंगे, और 3 का पावर यहाँ 3 है, नीचे 1 है, तो हम 1 ले लेंगे। तो 2 का क्यूब कितना हो गया, 8, 8 3 का कितना हो गया बताओ, 24। तो 24 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा, यानी कि 24 वो नंबर होगा जो सबसे बड़ा नंबर है। अब देखो 24 को जब मैं 438 से डिवाइड करूंगा तो भी 6 रिमाइंडर आएगा, और 606 को जब मैं 24 से डिवाइड करूंगा तो भी मेरे को 6 ही रिमाइंडर आएगा। तो पहले टाइप पकड़ लो, पहले तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि एचसीएफ का क्वेश्चन है कि एलसीएम का क्वेश्चन है, ये पकड़ा, और फिर ये पकड़ना है कि सेम रिमाइंडर है या डिफरेंट रिमाइंडर है, वो 4 टाइप आपको लगा देने हैं। तो आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए सभी बच्चे। अब कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, कह रहा है सबसे बड़ा नंबर ढूंढिए विच डिवाइड्स। देखिए फिर बोल रहा है वही विच डिवाइड्स, मतलब कि मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इसको भी डिवाइड करे, है ना भाई, और इसको भी डिवाइड करे। तो डिवाइड करे, आप कौन डिवाइड करता है हमेशा, एचसीएफ। तो इतना तो समझ में आ गया सबको कि एचसीएफ निकालना है, क्योंकि एचसीएफ डिवाइड करता है, तो वो तो चीज समझ में आ गई। अब देखो सेम रिमाइंडर है कि डिफरेंट रिमाइंडर है, तो देखो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जो मैंने पहला क्वेश्चन बनाया था वो आपके लिए किस कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया, एचसीएफ विद सेम रिमाइंडर। ठीक है,
अब जो मैं नेक्स्ट बना रहा हूं ये क्या हो गया बताओ, एचसीएफ का ही क्वेश्चन हो गया, लेकिन विद हो गया, ध्यान से पढ़ो, डिफरेंट रिमाइंडर आ रहे हैं, क्योंकि एक में रिमाइंडर आपको 5 चाहिए और एक में 7 चाहिए। तो ये टाइप 2 का क्वेश्चन बन गया, एचसीएफ विद डिफरेंट रिमाइंडर। तो करना इसमें भी वही होता है, लेकिन बस रिमाइंडर अलग अलग माइनस करेंगे। तो पहले 320 में से माइनस करेंगे 5, क्योंकि जब 320 को डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर आएगा, तो उसमें से 5 हटेगा। और जो 457 है उसमें से 7 हटेगा, क्योंकि जो बोला है वही हटाना है। तो 320 में से 5 हटा दो, 315 हो गया, और ये 450 हो गया। अब 315 और 450 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो उसके लिए इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। देखो आसान है, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया फिर तो आप आराम से कर सकते हैं। तो इसको पहले 3 से कर लेते हैं। 3 1 जा 3 हो जाएगा, 0 5 ले लेंगे, ठीक है। फिर 3 से चला जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 3 5 जा 15 हो जाएगा। फिर ये जाएगा 5 से, फिर ये जाएगा 7 से। इसको करते हैं पहले, तो इसको हम कर लेंगे पहले 3 से, ठीक है। तो ये 3 1 जा 3 हो गया, और 3 5 जा 3 5 जा 15 हो गया, 150 आ जाएगा, देखिए, ठीक है। उसके बाद फिर 3 से चला जाएगा, देखो ये, तो ये जाएगा इस बार आपका 50 पे चला जाएगा, देखो, ठीक है। तो उसके बाद ये फिर आपका 5 से चला जाएगा। तो या पहले 2 से भी कर सकते हैं, ठीक है, 2 से कर लो पहले, या स्टार्टिंग में हमें 2 से ही कर लेना चाहिए था, क्योंकि देखो हमेशा ना एक काम करा करो कि हमेशा हमेशा लोएस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करो, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहिए। मैंने जल्दीबाजी में 5 से कर दिया था, 3 से कर दिया, तो आप इसको 2 से कर सकते हो, देखो, क्योंकि 2 से भी ये डिवाइड हो रहे हैं ना सारे नंबर, तो वो ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में ही प्राइम फैक्टर बनाया करो हमेशा। तो 2 से करूंगा तो कितना आएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब 3 से करना, अब 3 से करना, अब 3 से करेंगे तो 3 7 जा 21, और 3 5 जा 15 हो जाएगा। फिर 3 से कर लो, 25 से चला जाएगा, फिर 5 पे कर लो, फिर 5 1 जा, ठीक है। तो अब देखो 315 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बना, 3 का स्क्वायर 5 इंटू 7, और 450 का क्या बना बताओ, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। और अब इन दोनों का हमें क्या लेना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ किसका लेंगे, 315 और 450 का। तो कॉमन फैक्टर देखो दोनों में कौन है, कॉमन फैक्टर लेने होते हैं ना खाली। तो कॉमन फैक्टर दोनों में कौन आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है, और दोनों की लीस्ट पावर लेनी है आपने। तो 3 की लीस्ट पावर क्या बनेगी, 2, और 5 की 1 बनेगी। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 5 से कितना हो गया, 45। तो 45 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये हमने पहले पता कर लिया था कि एचसीएफ का ही क्वेश्चन है, और उसके बाद ये तो पता लग ही गया था कि एचसीएफ विद डिफरेंट रिमाइंडर है, तो ऐसे करना था। चलिए बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, अब ध्यान से पढ़ना, कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर ढूंढिए, विच व्हेन डिवाइडेड बाय, मतलब वो जो नंबर हम ढूंढना जा रहे हैं, जो नंबर हम ढूंढने जा रहे हैं, वो नंबर को भाई साहब 35 भी डिवाइड करेगा, फिर 56 भी डिवाइड करेगा, और 91 भी डिवाइड करेगा। मतलब जो नंबर हम ढूंढ रहे हैं वो डिवाइड कर नहीं रहा है, वो खुद डिवाइड हो रहा है। ध्यान से पढ़िए, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35। तो ये नंबर गिवन नंबरों से डिवाइड हो रहा है। तो मैं समझ गया कि जो नंबर मेरे को ढूंढना है अगर वो गिवन नंबर से डिवाइड होता है, तो ये बात सर आपने पीछे बता दी थी कि एलसीएम ऑलवेज डिविजिबल बाय द गिवन नंबर, यानी एलसीएम वो होता है जो डिवाइड होता है। तो ये सभी नंबर से जो नंबर है डिवाइड हो रहा है, तो इसीलिए हमें लेना होगा एलसीएम। अब ढूंढो कि एलसीएम विद सेम रिमाइंडर है कि डिफरेंट रिमाइंडर है, टाइप चेक करो। तो एलसीएम विद सेम रिमाइंडर है, देखिए सेम रिमाइंडर दे रहा है, ये कौन सा, 7, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन किसका बन गया बताओ, एलसीएम विद सेम रिमाइंडर। तो उसमें क्या करते हैं, पहले जो नंबर्स दिए होते हैं उन सबका एलसीएम ढूंढते हैं। तो इन सबका पहले एलसीएम ढूंढना होगा आपको। क्वेश्चन का टाइप ये बनेगा, देखो एलसीएम किसका निकालोगे, 35, 56 और 91। अब जो भी इसका आंसर आएगा उसमें प्लस कर देना जो रिमाइंडर आ रहा है, कितना, 7, ठीक है भाई। यही तो बताया था, टाइप 3 चेक कर लो पीछे। तो एलसीएम लेंगे 35, 56, 91 का, और उसमें 7 जोड़ देंगे। तो आओ कैसे करेंगे। तो अब हमें इन तीनों नंबर का पहले ढूंढना होगा एलसीएम। तो 35 को तो कोई भी लिख दे भाई साहब, 5 इंटू 7। 56 को क्या लिख देंगे, 2 का क्यूब इंटू 7, ठीक है। 91 को हम क्या लिख देंगे बताओ, 13 इंटू 7, ठीक है भाई। अब एलसीएम में क्या करते हैं, सारे नंबर्स लेने होते हैं। तो अगर मैं इन तीनों नंबर्स का एलसीएम निकालूंगा
इसका 35 का, 56 का और 91 का। तो जो जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं सारे ले लो। तो भाई इसमें 2 भी लेना पड़ेगा, 5 भी लेना पड़ेगा, 7 भी लेना पड़ेगा, 13 भी लेना पड़ेगा। अब सबकी हाईएस्ट पावर ले लो। 2 की हाईएस्ट पावर 3 आ रही है और बाकी सबकी तो 1 1 ही आ रही है। तो 2 का क्यूब कर लेंगे 8 हो जाएगा, ये 35 होगा और इंटू में 13 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 को 35 इंटू 13 इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या आपको नंबर यहाँ पे मिलेगा। देखिए, तो यहाँ पर जो नंबर आपको मिल जाएगा वो मिलेगा, देखिए ये मिलेगा आपको 3640। ठीक है, वो आप मल्टीप्लाई कर लेना तो यही आएगा आपका आंसर 3640। लेकिन अब मेरा आंसर 3640 नहीं है। अब मेरा आंसर क्या होगा, मुझे जो भी एलसीएम आया था उसमें 7 जोड़ना पड़ेगा। तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा वो 3640 प्लस 7 होगा, यानी 3647। तो 3647 वो नंबर होगा जिसको अगर आप डिवाइड करेंगे 35 से, 56 से और 91 में से किसी से भी कर लो, आपको रिमाइंडर हमेशा क्या मिलने वाला है, 7 मिलने वाला है। ठीक है भाई, तो वही चीज है। अब ये हमारा क्वेश्चन किस में चला गया, टाइप 3 में चला गया, तो उसके अकॉर्डिंग बना लिया हमने। ठीक है, चलिए बच्चे तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, कह रहा सबसे छोटा नंबर ढूंढिए विच व्हेन डिवाइडेड बाई। अब ये भी वही है, वही नंबर ढूंढना जो डिवाइड होगा 28 से भी और 32 से भी। 28 से भी ये नंबर डिवाइड होगा और 32 से भी डिवाइड होगा। तो एलसीएम डिवाइड होता है, तो ये एलसीएम बना। लेकिन अब एलसीएम में तो का क्वेश्चन तो बन गया, लेकिन सेम रिमाइंडर है कि डिफरेंट रिमाइंडर है। तो देखो डिफरेंट रिमाइंडर है, एक में रिमाइंडर 8 आ रहा है, एक में 12 आ रहा है। तो ये बन गया एलसीएम विद डिफरेंट रिमाइंडर। तो एलसीएम विद डिफरेंट रिमाइंडर में पहले ना कंडीशन होती थी, याद करो। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक कंडीशन होती थी पहले, वो फुलफिल होनी चाहिए ये वाली, कि जब भी सभी नंबर में से रिमाइंडर हटाएंगे तो सेम आंसर आना चाहिए। तो वो आ जाएगा, उसके बाद फिर तीनों जो भी नंबर दिए थे उनके एलसीएम निकाल के यही वैल्यूज में से माइनस कर देंगे जो कंडीशन से आई थी। ठीक है, तो यही लॉजिक के साथ मैं जाऊंगा। देखो, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कंडीशन चेक करता हूँ। तो पहला नंबर क्या था, 28, तो उसमें से उसका रिमाइंडर हटाओ 8, कितना आ रहा है, 20 आ गया। अगला नंबर था 32, उसमें से उसका रिमाइंडर हटाओ 12। तो देखो कंडीशन फुलफिल हो रही है, दोनों सेम आ गए। अब मैं क्या करूंगा, एलसीएम निकालूंगा। ठीक है, अब मैं एलसीएम निकाल लूंगा किसका, 28 और 32 का। तो 28 और 32 का एलसीएम कैसे आएगा भाई, 28 होता है 4 4 7 28 होता है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 7 कर दो। और 32 कैसे आएगा, 32 होता है आपका 2 की पावर 5, है ना भाई, 2 की पावर 5 इज 32। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो 2 भी आ गया और 7 भी आ गया, दोनों नंबर आ जाएंगे। अब 2 का हाईएस्ट पावर क्या ले लोगे आप, 5, और 7 तो एज इट इज ही रहेगा। तो 2 की हाईएस्ट पावर 5 होगी 32 और 7 से इंटू कर दो, 7 2 14 होता है, 7 1 7 हो गया, सॉरी 7 से 21 हो गया, 21 में 1 जोड़ दो तो 224 हो गया। बट 224 इज नॉट आंसर, 224 इज नॉट द आंसर। अब आपको फाइनल आंसर निकाले 224 में से माइनस करना पड़ेगा जो इनका कॉमन आंसर आया था जब, तो 20 माइनस, तो फाइनल आंसर इज 204। तो 204 इज द राइट आंसर, 204 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो उसमें कंडीशन है और ये फुलफिल हो जाती है, उसकी टेंशन मत लो आप। ठीक है, ये फुलफिल हो जाती है। तो देखा आपने, चारों टाइप पे मैंने एक एक क्वेश्चन करा दिया आपको, एचसीएफ विद सेम रिमाइंडर, एचसीएफ विद डिफरेंट रिमाइंडर, एलसीएम विद सेम रिमाइंडर, एलसीएम विद डिफरेंट रिमाइंडर। यही 4 कैटेगरी बनेगी जो आपको एग्जाम में मिलेंगी। चलिए बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, ये बाकियों से अभी अलग है, जो भी हमने क्वेश्चन किया है उनसे थोड़ा अलग रहेगा। तो आइए देखते हैं कैसे बनाना है। कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, कह रहा है 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर ढूंढो, 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर ढूंढो जिसको जब मैं इन तीनों से डिवाइड हो जाए, वो 24 से भी डिवाइड हो जाए, 15 से भी डिवाइड हो जाए, 36 से भी डिवाइड हो जाए, इन तीनों से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो, अगर आपके दिमाग में 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर अगर कोई आता है अभी, तो वो तो 999 आएगा, है ना भाई, 6 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। तो 6 डिजिट लार्जेस्ट नंबर जो बच्चे के दिमाग में आएगा वो 999 आएगा। लेकिन अभी ये नंबर इन तीनों से डिवाइड नहीं हो रहा है, 24, 15 और 36 से डिवाइड अभी नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना होगा, पहले आपको इन तीनों नंबर्स का ढूंढना होगा एलसीएम। ये क्वेश्चन उन बाकी कैटेगरी से अलग होता है। तो पहले आप इन तीनों नंबर का एलसीएम ढूंढिए, 24 का, 15 का और 36 का। तो वो कैसे ढूंढेंगे भाई, तो 24 का बनेगा क्या, 24 का बन जाएगा
2 की पावर 2, क्योंकि 2 की पावर 2 हो जाएगा, या फिर इसको 2 की पावर 3 कर दो। 2 की पावर 3 8 होता है और इंटू में 3 आ जाएगा। 15 का सीधा 3 इंटू 5 बन जाएगा। 36 का क्या बनेगा? 36 का बनेगा 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, क्योंकि 9 4 से 36 होता है। अब कौन कौन से नंबर आ रहे हैं भाई? 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, विद हाईएस्ट पावर ले लो। तो यहाँ पर आपकी मिलेगी 3, यहाँ पे मिलेगी 1, और नहीं सॉरी 2 मिलेगी 3 की, और ये 1 मिलेगी। तो ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये इंटू में 5 हो गया। 8 9 जा 72 होता है। अब इसको इस इंटू करो, 5 2 जा 10 हो गया, 360 आ गया। देखिए अब इन तीनों नंबर्स का जो एलसीएम आया वो 360 आ गया। अब आपने क्या करना है, जो नंबर आपके पास है उस 360 से उसको डिवाइड करना है भाई। ये जो 316 का कॉमन एलसीएम आया था, अपने उस लार्जेस्ट नंबर को आपने लेना है और इससे इसको डिवाइड करके देखना है कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। और वो रिमाइंडर अगर आप 999 में से माइनस कर दोगे तो दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो याद रखना इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कैसे चलना होता है। तो 360 को अगर हम करने जा रहे हैं तो पहले हमें इसको करना पड़ेगा 2 से। 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 720 आ जाएगा। अब ये 9 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो ये वाला 9 उतार लो पहले। ठीक है, अब इसके नजदीक जो नंबर आपको मिलेगा वो 7 पे मिल जाएगा, 7 पे, क्योंकि 7 0 आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, और 7 6 जा कितना होता है? 42, तो 4 कैरी कर लेंगे। 7 3 जा कितना होता है? 21, 21 में 4 जोड़ देंगे 25 हो जाएगा। अब इसको माइनस कर दो, तो ये 9 आएगा, ये आपका 7 आएगा, ये 2 आएगा। वही नंबर आता रहेगा बार बार। अब देखो ये 9 फिर उतार लो एक और, फिर इसको 7 से ही कर दो, फिर ये 2 5 2 0 से ही जाएगा। सेम रिपीटिशन चलता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये फिर आपका फिर से बन जाएगा 2 7 9, फिर लास्ट 9 जो बचा था वो उतार लो, फिर 7 से कर दो, तो फिर 2 5 2 0 ही करोगे भाई। अब आपका लास्ट रिमाइंडर जो बचेगा फिर से वही आ जाएगा 2 7 9। अब ये जो आपका रिमाइंडर आया है, ठीक है, ये जो आपका रिमाइंडर आया है, ये रिमाइंडर जो है इसको आपने 999 में से माइनस कर देना है। 999 में से जो 6 डिजिट नंबर लिया था उसमें से 279 माइनस कर दीजिए। तो अगर हम 999 में से 279 हटा दें तो इधर बचेगा 0, इधर बचेगा आपका 2, इधर बचेगा आपका 7। ठीक है, और 999 तो आगे आ ही गया। तो यही आपका आंसर है। तो 999,720, तो 999,720 वो नंबर होगा जो 24 15 और 36 तीनों से बड़ा होगा, और ये 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा आपके लिए। तो याद रखिए इस क्वेश्चन, पहले तो 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर ढूंढा, उसके बाद जिन नंबर से उसको कंप्लीटली डिवाइड कराना उनका एलसीएम लीजिए, और वो उस एलसीएम से उस नंबर को डिवाइड करके रिमाइंडर देखिए क्या आ रहा है, और फिर वो रिमाइंडर अपने नंबर में से माइनस कर देंगे, तो दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो देखा इस तरह के अगर क्वेश्चन आपको आते हैं, रिमाइंडर वाले क्वेश्चन जितने मैंने अभी कराए हैं, तो इनमें से कोई ना कोई आपको एग्जाम में मिलेगा, देखना। तो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम रियलिस्टिक एग्जांपल्स लेते हैं, तो रियल टाइम एग्जांपल्स में एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चंस आते हैं, वो हमें कैसे बनाने हैं। तो उसके लिए जो लॉजिक मैंने शुरू में बताया था कि आप पहले अपना आंसर ढूंढिए कि उन क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। जैसे कि अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा इस क्वेश्चन का, जैसे ये क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चनों के अंदर ये रियल टाइम एग्जाम्पल्स होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर पहले हमें ये देखना होगा कि हमारा आंसर दिए हुए जो नंबर्स हैं, जो भी नंबर टीचर जिन बात कर रहा है उनसे बड़ा हमारा आंसर आने वाला है कि छोटा आने वाला है, उससे हमारा काम बन जाता है। इसमें अगर बड़ा आएगा तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे, अगर छोटा आएगा तो एचसीएफ ले लेंगे। तो बताइए, कह रहा है 3 बेल्स हैं जो कि अलग अलग सेकंड्स के बाद बेल करती हैं, मतलब रिंग करती हैं। जो पहली बेल है वो 9 सेकंड के बाद रिंग करती है, फिर अगली वाली 12 पे और अगली वाली 15 पे करती है, मिनट्स के बाद, सेकंड नहीं सॉरी मिनट्स के बाद। तो इफ दे स्टार्ट टॉलिंग टुगेदर, मतलब अगर वो एक साथ टॉल करना स्टार्ट करती हैं तो नेक्स्ट वो एक साथ कब टॉल करेंगी, कितने मिनट्स के बाद वो टॉल करेंगी, मतलब एक साथ दोबारा कब बचेंगी, कितने मिनट्स के बाद। तो अगर मैं सोचूं कि ये आंसर जो आएगा इस क्वेश्चन का वो इन तीनों मिनट से छोटा होगा, 3 मिनट दे रखे ना तीनों अलग अलग बेल्स के, तो मैं सोचता हूँ चलो 6 मिनट बाद एक साथ दोबारा रिंग हो जाएंगी। मैंने ऐसे सोचा कि जो आंसर होगा तीनों से छोटा ले लेता हूँ, 9 12 15, तीनों से छोटा नंबर 6 ले लिया। लेकिन अब 6 मिनट के बाद तो एक साथ दोबारा ये रिंग कर नहीं सकती, क्योंकि पहली रिंग को ही रिंग होने के लिए 9 मिनट लग जाएंगे। भाई पहली रिंग को ही रिंग होने में जब 9 मिनट लग रहे हैं तो 6 मिनट के अंदर अंदर ही वो कैसे रिंग कर जाएंगी सारी दोबारा एक साथ। तो इसका मतलब मैं समझ गया कि जो मेरा आंसर है वो इन तीनों से छोटा नहीं हो सकता, इन तीनों से बड़ा होगा। और जैसे ही मैं समझ गया कि मेरा आंसर इन तीनों से बड़ा होगा तो मुझे लेना होगा इन तीनों नंबर्स का एलसीएम।
तो बस आप एलसीएम निकाल लीजिए 9, 12 और 15 का। अब देखिए ये वर्ड प्रॉब्लम है, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि प्राइम फैक्टराइजेशन, देखिए जब तक लिखा नहीं हुआ है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालिए या एलसीएम निकालिए, तो आप किसी और मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक मेथड पे परफेक्शन कर लें तो अच्छी बात है। तो मैं यहाँ पर अब देखो चाहूँ तो एलसीएम जो आप छोटी क्लासेस में निकालते हैं वैसे भी कर सकते हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन से तो कर ही सकते हैं। तो 3 का तो देखिए 3 का स्क्वायर बन जाएगा, ये 3 इंटू 4 बन जाएगा, सॉरी 3 इंटू 2 का स्क्वायर बन जाएगा ना, ठीक है। और ये आपका 3 इंटू 5 बन जाएगा। तो अगर मैं इसका सभी फैक्टर उठा लूं तो मुझे क्या क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, 5। 2 की हाईएस्ट पावर 2 आ गई थी, 3 की हाईएस्ट पावर भी 2 आ गई थी, 5 की 1 आ गई थी। तो ये बना गया 4, ये बन गया 9, ये बन गया 5, ठीक है। तो 5 4 सा होता है 20, 20 को 9 से इंटू कर देंगे तो 180 आ जाएगा। देखिए तो इसका मतलब है कि 180 मिनट्स के बाद ये दोनों तीनों बेल एक साथ दोबारा रिंग करेंगी, ठीक है। तो मेरे को इतना समझ में आ गया कि जो मेरा आंसर है वो तीनों से बड़ा है, और जब बड़ा है तो मैंने क्या ढूंढ लिया, एलसीएम, ठीक है। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 3 ट्रैफिक लाइट्स, 3 अलग अलग ट्रैफिक लाइट्स है जो अलग अलग क्रॉसिंग पे लगी हुई हैं, और ये क्या करती हैं, आफ्टर 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड्स के बाद इफ ये अपने आप को रिस्पेक्टिवली कलर चेंज करती है, अपने आप को चेंज करती है, ठीक है। तो इफ दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली एट 8:20, मतलब 8:20। अगर ये 8:20 में इन्होंने पहली बार अपना एक साथ कलर चेंज किया था, जो भी चेंज हुआ था इनके कलर, जो भी होता है ना पहले रेड से ग्रीन होता है सब, जो चेंज हुआ था वो पहली बार ये एक साथ 8:20 पे हुई थी। तो पूछ रहा है कि हाउ व्हेन दे विल दे अगेन चेंज, सॉरी चेंज नहीं चेंज, अगली बार ये दोबारा एक साथ कब अपने आप को चेंज कर पाएंगी साइमल्टेनियसली एक साथ। तो अब मैं सोचूंगा कि क्या मेरा आंसर इन तीनों से छोटा रहेगा या बड़ा रहेगा। तो मैंने सोचा चलो भाई इन तीनों से छोटा रहता है, तो मेरे को नंबर दिया 48, 72 और 108। अगर मैं इनसे छोटा नंबर ले लूं, लाइक मैंने ले लिया 40 सेकेंड्स, कि ये 40 सेकेंड्स के बाद अपने आप को दोबारा चेंज कर पाएंगी एक साथ, तो वो पॉसिबल हो नहीं पाएगा, क्योंकि पहली बेल को ही चेंज होने के लिए, सॉरी पहली लाइट को ही चेंज होने के लिए 48 सेकेंड का समय लगता है। तो 40 सेकेंड के अंदर वो कैसे चेंज कर लेगी अपने आप को, क्योंकि उसको चेंज होने के लिए 48 सेकेंड लगेंगे पहले। तो मेरा आंसर 48 से तो बड़ा होगा ही होगा। तो इसलिए केस में मेरा जो आंसर होगा इन तीनों नंबर से बड़ा रहना चाहिए, क्योंकि अगर मैं बच्चा भी यहाँ पे ये भी कह सकता है कि सर 75 ले लो, तो मैंने कहा देख 75 सेकंड के अंदर ये दोनों तो चेंज कर पाएंगी बट ये नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसको चेंज होने के लिए 108 सेकंड लगते हैं। तो मेरा आंसर उन तीनों से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो मेरे को इन तीनों नंबर्स का क्या ढूंढना है, बस एलसीएम ढूंढना है। तो उसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए इनका। तो 48 का कर लीजिए पहले भाई, तो ये किससे जाएगा, 24 से जाएगा, फिर ये 12 से जाएगा, फिर ये 6 से जाएगा, है ना, फिर ये 2 3। देखो आपको कोई और तरीका आता है उससे भी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये लास्ट में 3 से जाएगा, उसके बाद 72 का भी कर लीजिए ऐसे, ठीक है। देखो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, अगर आपको नंबर्स का नॉलेज है, 9 8 से 72 होता है, तो आप उसको भी यूज करके फटाफट आंसर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 36 से जाएगा, फिर ये 18 से जाएगा, फिर ये आपका 9 से जाएगा, फिर ये 3 3 से जाएगा, 3 1 से जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर है 108। 108 आपको करना पड़ेगा पहले 2 से, तो 2 5 से 10 हो गया, 2 4 से चला जाएगा, फिर ये जाएगा आपका 27 से, फिर ये जाएगा 3 3 9 से, ठीक है, 9 से जाएगा, फिर ये 3 3 से जाएगा, फिर 3 1 से जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे पास सभी नंबर का परम्यूटेशन आ गया। तो 48 को मैं क्या लिख दूंगा, 2 कितनी बार यूज हुआ, 4 बार, और इनटू में 3 आ जाएगा। 72 को मैं क्या लिख दूंगा, 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर। 108 को मैं क्या लिख दूंगा, 2 का स्क्वायर और 3 का क्यूब। लेकिन अगर मुझे इन सब का एलसीएम चाहिए, तो फिर मैं अब इनका एलसीएम ले रहा हूँ, 48, 72 और 108। तो मुझे सारे फैक्टर लिखने पड़ेंगे विद हाईएस्ट पावर। तो 2 की हाईएस्ट पावर 4 आ गई, 3 की हाईएस्ट, 2 ही फैक्टर है यहाँ पे, 2 और 3, और उसकी हाईएस्ट पावर 3 आ गई। तो ये हो गया 16 और ये हो गया 27, ठीक है। अब 16 को 27 से क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना आ रहा है बताओ, ये आपका आ रहा है यहां से, हाँ 432 आ गया देखिए। तो ये आपको मिल रहा है 432 सेकेंड्स। लेकिन ये आंसर नहीं है 432 सेकेंड्स,
तो अब यहां पर हमें ये देखना होगा कि 432 सेकेंड्स कितने मिनट्स में कन्वर्ट होगा, इसमें कितने मिनट्स हैं कितने सेकंड्स हैं ये पता करना पड़ेगा। तो फिर उसके लिए आप 432 को 60 से डिवाइड करो, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 7 से जाएगा ये, तो ये 420 पे जा रहा है, तो 12 आपका रिमाइंडर आ गया। ठीक है, 12 अगर आपका रिमाइंडर आ रहा है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, अगर मैं डेसिमल में चला जाऊं पूरा तो 0 लगा दूंगा, तो 60 को फिर मैं किससे इंटू कर दूंगा 2 से, तो 7.2 मिनट्स बना। ये कितना बना 7.2 मिनट्स, लेकिन इसमें 7 तो मिनट हो गए और बाकी के 0.2 मिनट हो गए, तो 0.2 को आप क्या करेंगे फिर से 60 से इंटू कर दीजिए इस वाली वैल्यू को, ताकि सेकंड्स में आ जाए। तो ये बन जाएगा अब 7 मिनट 12 सेकंड्स। आगे आई होप समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये बन रहा है 7.2 मिनट। तो जो डेसिमल से पहला वाला पार्ट है इंटीजर पार्ट है वो तो मेरा मिनट्स में आ गया ऑलरेडी, 7 मिनट कर दो, और जो 0.2 मिनट अलग से ऐड हो रहे हैं अलग से, तो उन 0.2 मिनट को 60 से इंटू करके सेकंड में ले आओ, क्योंकि वो हिस्सा 60 सेकंड से छोटा है, तो इसलिए 0.2 इंटू 60 कर दिया तो 12 सेकंड। तो 7 मिनट 12 सेकंड इसमें जोड़ दो, तो अब इसमें 7 मिनट 12 सेकंड जोड़ दो, तो अगली बार ये कब बजेगा, कब चेंज करेंगे अपने आप को 8:27 मिनट 12 सेकंड्स पर। ये आंसर होगा 8:27 मिनट 12 सेकंड पे अगली बार ये साइमल्टेनियसली एक दूसरे को चेंज करेंगी ट्रैफिक लाइट्स। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कई बच्चे एलसीएम तो ले पाते, बट उसके बाद ये इसका 432 सेकंड का क्या करना है ये उनको समझ में नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो आइए इसको ध्यान से थोड़ा पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक सेमिनार हो रहा है, ठीक है, इग्नेस सेमिनार, तो वहां पर कुछ पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, हिंदी के अलग हैं, तो अब लिख लेते हैं पहले एक 1 बाय 1 क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें मिल रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, और उसके बाद आ रहा है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन इंग्लिश, फिर आ रहा है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन मैथ्स। ठीक है, तो यहाँ पर कितने पार्टिसिपेंट्स दिए हैं हमारे को 60, इसमें दिए हैं 84 और इसमें दिए हैं 108। अब इन पार्टिसिपेंट्स को हमें अलग अलग रूम्स में बिठाना है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, कितने कम से कम रूम्स हमें चाहिए होंगे ताकि हम इन सारे पार्टिसिपेंट्स को बिठा सकें। ठीक, कंडीशन अप्लाई है कि हर रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बैठेंगे और सेम सब्जेक्ट के बैठेंगे, यानी कि जैसे मैंने पहला रूम लिया तो वहां पे सिर्फ हिंदी के होंगे और हिंदी के भी रहेंगे, और अगले वाले रूम में जैसे इंग्लिश वाले रहेंगे, अगले वाले रूम में ऐसे मैथ्स वाले रहेंगे। तो ऐसे कितने मिनिमम रूम रहेंगे, और हर रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट भी रहना चाहिए। मान लो इस रूम में मैंने 10 बिठाए पहले में, तो अगले में भी 10, अगले में भी 10, ऐसे ही। तो हर सब्जेक्ट सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन एवरी रूम एंड ऑफ द सेम सब्जेक्ट भी होना चाहिए। तो देखिए अब मैं सोचता हूं कि देखो, अब यहां पर मैं ये सोचता हूं कि भाई मेरा जो आंसर होगा वो इन सभी नंबरों से बड़ा होगा, मैंने ये सोचा। तो मेरे को लग रहा है कि भाई मेरे को इसका आंसर लेना चाहिए कि मेरे को लगेगा यहाँ पर 100 लगेंगे, मतलब रूम्स मेरे को चाहिए होंगे। बट अब देखो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि 60, 84 और 108 लोग हैं, मैं कह रहा हूँ एक रूम में 100 बंदे बिठा दूंगा मैं, या मैं कह रहा हूँ मैं एक रूम में 100 तो ज्यादा, 100 भी से बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। तो मान लो आपने ले लिया 110, 110, तो 110 बंदे मैं एक रूम में बिठा दूंगा। तो कैसे हो सकता है भाई, जब मेरे पास हर सब्जेक्ट के सिर्फ 60 और 84 और 108 ही पार्टिसिपेंट्स हैं, तो फिर मैं 110 पार्टिसिपेंट सेम सब्जेक्ट के एक ही रूम में कैसे बिठा दूंगा, वो तो पॉसिबल होगा नहीं। तो मेरा जो आंसर होगा इन तीनों नंबरों से छोटा रहना चाहिए, क्योंकि इनसे बड़ा नहीं हो सकता। खुद सोचिए ना, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि 110 पार्टिसिपेंट बिठाऊंगा मैं हर एक रूम में, तो कैसे बिठा सकता हूँ 110 पार्टिसिपेंट, तो मैं बिठा नहीं सकता। तो ये चीज है। और दूसरी चीज यहाँ पर क्या है कि देखो, अगर मैं देखो तो ये पार्टिसिपेंट्स है, एक और चीज समझने वाली देखो बहुत अच्छी, यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स है। अगर मैं पार्टिसिपेंट्स का एलसीएम निकालूं या एचसीएफ निकालूं तो मिलेगा तो मुझे पार्टिसिपेंट्स ही, बट क्वेश्चन रूम के ऊपर चल रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि एलसीएम ले रहे हैं पार्टिसिपेंट्स का और आंसर रूम बन जाएगा, ये भी नहीं होने वाला। तो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगेगा। तो एक तो चीज समझ में आ रहा है कि जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ सेम सब्जेक्ट इन ईच रूम बैठेंगे वो इनसे कम रहेंगे, इनसे ज्यादा नहीं बिठा सकता मैं। तो एक तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे इन सबका एचसीएफ चाहिए होगा। तो सबसे पहले तो मैं इन सबका एचसीएफ निकालूंगा कि एचसीएफ इनसे छोटा रहेगा हमेशा, तो जो भी पार्टिसिपेंट बैठेंगे सेम सब्जेक्ट के वो इनसे छोटे बैठेंगे हर रूम में। तो आप 60 का प्राइम फैक्टरेशन कर लो भाई पहले, ठीक है, 60 का प्राइम फैक्टरेशन करो, 84 का करो और 108 का भी करो। इन तीनों नंबर का प्राइम फैक्टरेशन हमें करना पड़ेगा पहले। तो 60 का अगर हम करना चाह रहे हैं तो क्या लिखेंगे बताओ। 60 का आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है,
4 हो गया, 4 दिए 12 और 12 इंटू 5 ये बनेगा। देखो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 या 12, 12 5 60। 84 का बनाना चाह रहा हूँ तो 2 का स्क्वायर कर लो इंटू 3 कर लो। 2 का स्क्वायर इंटू 3 कितना हो गया 12, और इसमें अब 12 आ गया। 12 को हमें किससे इंटू करना पड़ेगा 8 से। तो 12 को अगर मैं 8 से नहीं 7 से, 12 को 7 से इंटू करूंगा ना, 8 से क्यों करूंगा, तो 12 7 जा 84 हो गया। और यहाँ पर मेरा फिर से आ गया 2 का स्क्वायर इंटू 3 12 हो गया। अब 12 को मैं किससे इंटू करूंगा कि भाई मेरा 108 आ जाएगा, तो मेरे को करना पड़ेगा 9 से। तो 9 से करने का मतलब हो गया कि यहाँ पर मेरे को 3 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो 3 का क्यूब कर दो भाई सीधा, 3 का क्यूब ही कर दो सीधा। 27 को इंटू 4 कर देंगे तो भी तो 108 आ जाएगा ना। ठीक है चलो भाई, तो ये तो हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मेरे को इनका क्या चाहिए, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकाल लो इन सबका भाई। तो सब कॉमन फैक्टर लो। तो कॉमन फैक्टर क्या क्या है भाई, सब में 2 आ रहा है 3 आ रहा है, बस 2 और 3 कॉमन फैक्टर है। तो 2 ले लो 3 ले लो विद लीस्ट पावर। तो 2 का लीस्ट पावर तो खैर 2 ही चल रहा है, 3 का लीस्ट पावर 1 चल रहा है। तो 2 का स्क्वायर 4 दिए 12 हो गया। अब ये जो 12 आया है ना, ये आए हैं नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो तुम हर रूम में बिठाओगे। ध्यान से सुनो मेरी कहानी, क्योंकि आपने जो ये लिया था ये पार्टिसिपेंट्स हैं। तो पार्टिसिपेंट्स का एचसीएफ करोगे तो पार्टिसिपेंट ही आएगा, रूम थोड़ी ना आगे 12 रूम हो गए भाई सीधा आंसर नहीं। ये चीज भी समझने वाली है। तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हर रूम में कितने बिठाऊंगा, मैं 12 बिठाऊंगा। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आप हर रूम में जो पार्टिसिपेंट बिठाएंगे सेम सब्जेक्ट के, उसके लिए मिनिमम रूम कितने लगेंगे। तो आप खुद सोचिए कि अगर मैं 12 पार्टिसिपेंट बिठाऊंगा, मान लीजिए मेरे पास अब हिंदी के कितने लोग हैं 60 लोग हैं, लेकिन मैं 60 के 60 एक साथ नहीं बिठा रहा, उनमें 60 में से हर रूम में 12 12 बिठाऊंगा। तो सोचिए कितने रूम्स लगेंगे हिंदी के लिए। तो हिंदी के लिए अगर मुझे पता करना है आपकी कितने रूम्स लगेंगे, तो वो मैं देखो अब कैसे निकालूंगा। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा नंबर ऑफ रूम्स फॉर हिंदी। तो हिंदी में कितने लोग हैं मेरे पास टोटल 60, और हर रूम में कितने लोग बैठ रहे हैं 12। तो कितने रूम लगेंगे भाई 5। तो हिंदी के लिए 5 रूम लगेंगे, और हर रूम में 12 12 लोग बिठा दूंगा, 60 लोग बैठ जाएंगे आराम से। ठीक है, ऐसे फिर आप पता करो नंबर ऑफ रूम्स जो लगेंगे फॉर इंग्लिश। इंग्लिश का पता करो भाई ऐसे। इंग्लिश में कितने लोग हैं मेरे पास टोटल बताओ 84। अब 84 के 84 एक साथ बिठा रहा हूँ, हर रूम में 12 बिठा रहा हूँ। तो 12 84 को 12 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा 7। तो यानी कि मेरे को 7 रूम लगेंगे किसके लिए, इंग्लिश के लिए। अब ऐसे मैं पता करूंगा नंबर ऑफ रूम्स कितने लगेंगे फॉर मैथ्स। तो मैथ्स के कितने लोग हैं मेरे पास 108, और 12 हर लोग बिठाऊंगा हर रूम में, तो मेरे को कितने लोग बिठाने पड़ेंगे हर रूम में 9। ठीक है, तो देखिए हिंदी के कितने लोग बिठाए, हिंदी के कितने रूम लगे 5 रूम, हर रूम में 12। ठीक है, इसी तरह से इंग्लिश के लिए लगे 7 रूम, हर रूम में 12। और इसी वजह से ऐसी मैथ्स में लग गए, मैथ्स में भी कितने हर रूम में 9 रूम लगेंगे, हर रूम में 12। तो सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हर रूम में बैठ रहे हैं 12 12 12, और सेम सब्जेक्ट के भी बैठ रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन टोटल रूम्स कितने लगेंगे मिनिमम, अब तो सारे रूम्स को आपको ऐड करना पड़ेगा भाई। तो पहला रूम कितना आंसर आया था 5, फिर 7, फिर 9। तो कितना आंसर हो गया भाई ये 21। तो टोटल मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स मेरे को चाहिए होंगे 21। 21 मिनिमम रूम्स मैं लूंगा, तो हर रूम में 12 पार्टिसिपेंट बैठ जाएंगे आराम से, और हर रूम में सेम सब्जेक्ट के पार्टिसिपेंट भी बैठेंगे। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। इसमें कई चीजें समझने वाली थी कि एलसीएम लेना था कि एचसीएफ, तो समझ में आया कि एचसीएफ लेना है, क्योंकि इनसे कम ही नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बैठा सकता हूं मैं। तो मैंने एचसीएफ लिए 12 आ गए, लेकिन 12 इज नॉट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन रूम में चल रहा था। तो फिर मैंने रूम निकाले कि भैया अगर मैं मेरे पास 60 लोग हैं और हर रूम में 12 लोग बिठाऊंगा तो कितने रूम लगेंगे, तो ऐसे 5 रूम लगेंगे भाई। तो ये लॉजिक के साथ आपको इस क्वेश्चन को बनाना था। ठीक है भाई, चलिए तो अब हम बनाते हैं अपना आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, और आई होप इतनी सारी वर्ड प्रॉब्लम सीखने के बाद आपका काम बन जाएगा, और ये वर्ड प्रॉब्लम आप करके जाते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़िए सभी बच्चे। कह रहा है कि एक बाथरूम है, और उस बाथरूम में हमें टाइल फिट करनी है, लेकिन बाथरूम का जो साइज है वो 10 फीट बाय 8 फीट का है। तो इस साइज ऑफ बाथरूम क्या हो गया, साइज ऑफ बाथरूम हो गया तुम्हारा 10 फीट उसकी लेंथ हो गई, और 8 फीट उसकी ब्रेथ हो गई, 10 फीट और 8 फीट। अब कह रहा है कि व्हाट विल बी द साइज ऑफ द टाइल इन इंचेस, मतलब इंचेस में आपको टाइल का साइज पता करना है पहले, कि जो टाइल वहां पे लगनी चाहिए जिससे कि वो बाथरूम में लगानी है, और ऐसी कितनी नंबर ऑफ टाइल्स लगेंगी पूरे बाथरूम में। 2 सवाल है यहाँ पे। तो पहले तो आप इसको इंचेस में चेंज करो भाई।
तो भाई 1 फुट में 12 इंच होते हैं, ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए। तो फिर ये बन जाएगा कितना, ये हो जाएगा 10, मतलब जो मेरी लेंथ होगी वो 10 इंटू 12 के हिसाब से बन जाएगी 120 इंचिस, ठीक है। और जो मेरी बाथरूम की ब्रेथ होगी वो 8 इंटू 12 के हिसाब से बन जाएगी कितनी, 96 इंचेस। तो अब सोचिए कि अगर आपका रूम का जो साइज है, बाथरूम का साइज है वो 120 बाय 96 इंचेस है, और वहां पर आप टाइल लगाने जा रहे हैं, और स्क्वायर टाइल है ना, टाइल भी कैसी लगानी थी, स्क्वायर टाइल होगी, स्क्वायर मार्बल टाइल लगाना है लार्जेस्ट साइज का। तो अगर मैं स्क्वायर टाइल वहां पे लगाना चाह रहा हूँ तो फिर वो उसका साइज क्या होना चाहिए, ये पूछा जा रहा है उसका साइज का। भाई अब इससे बड़ा साइज ले लूंगा क्या, मैं 120 इंचेस का तो लेंथ है, और मैं अपना साइड ले रहा हूँ भाई साहब 140 इंच, तो 140, बाथरूम का टोटल लेंथ ही भाई साहब 120 है, तो उसमें 140 इंच की आप टाइल कैसे लगा देंगे। तो इसका मतलब है मेरा आंसर इन दोनों से क्या रहने वाला है, छोटा रहने वाला है। तो आपको इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, ऐसे तो कॉमन सेंस की बात है भाई, साइज ऑफ द टाइल इज स्मॉलेस्ट देन द बाथरूम साइज, तो छोटा आंसर आएगा इससे भाई। तो हमें यहाँ पर एचसीएफ चाहिए 120 96। देखो अब इतना क्वेश्चनों में मैंने आपको सिखा दिया कि पहले इनका प्राइमफेक्टेशन करिए, फिर आपको प्रोडक्ट लेना है, कॉमन फैक्टर जो आएंगे विद लीस्ट पावर, तो आप कर लेना, इसका आंसर आपको 24 मिलेगा, ठीक है भाई। तो 120 और 96 का एचसीएफ होता है 24। तो यानी कि अब जो सबसे पहला पार्ट हुआ वो तो खत्म हो गया कि भाई साइज ऑफ टाइल जो होगा वो होना चाहिए 24 इंचेस, और 24 इंचेस का स्क्वायर टाइल है तो 24 बाय 24 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ, आपसे बोला आप ऐसी कितनी टाइल लगेंगी इस पूरे बाथरूम में आप, तो भाई अब ये कैसे निकालें कि पूरी टाइल कितनी लगेंगी, तो बहुत ही आसान है, देखिए इसमें एरिया का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो पहले आपको नंबर ऑफ टाइल्स अगर पता करना है तो आप ऊपर लिखेंगे एरिया ऑफ बाथरूम, कि भाई बाथरूम का टोटल एरिया कितना है, और उसको डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ 1 टाइल से, ठीक है भाई। बहुत सिंपल है, क्योंकि देखिए ना, नंबर ऑफ टाइल्स इंटू एरिया ऑफ 1 टाइल करेंगे तो पूरे बाथरूम का एरिया नहीं आ जाएगा भाई। तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए एरिया ऑफ बाथरूम को डिवाइड करना पड़ेगा एक टाइल के एरिया से। तो बाथरूम तो रेक्टेंगुलर शेप का था, तो मतलब उसका जो फ्लोर है, पूरा बाथरूम की बात नहीं हो रही, फ्लोर की बात हो रही है खाली। तो फ्लोर ऑफ द बाथरूम जो है उसका एरिया हो जाएगा 120 इंटू 96, और डिवाइड में आपका स्क्वायर टाइल थी तो 24 इंटू 24। अब इसको आपने सॉल्व कर देना है बस भाई। तो 24 से काट देंगे इसको, सीधा 12 से कट रहा है, ये 12 को 2 से काट दो और ये 10 से काट दो, फिर ये 2 से 5 पे कट जाएगा, ठीक है। 24 को 4 से कट रहा है डायरेक्टली 96, तो आपका आंसर आ गया 20 टाइल्स, ठीक है भाई। तो 20 टाइलें आपको लगानी पड़ेंगी उसके फ्लोर पर, ताकि पूरा बाथरूम आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपने एचसीएफ के साथ गए। तो आई होप आपको इतने सारे क्वेश्चनों को करने के बाद एक आइडिया तो लग ही गया होगा कि कैसे हम वर्ड प्रॉब्लम्स बना सकते हैं ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम। तो ये सारे की पॉइंट्स को पहले दिमाग में रखें जो मैंने आपको बताया कि कब रिमाइंडर वाले क्वेश्चनों को कैसे बनाना है, और रियल टाइम जो एग्जांपल वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें बस पहले ये दिमाग लगाओ कि हमारा जो आंसर है वो दिए हुए नंबरों से बड़ा रहने वाला है कि छोटा रहने वाला है। तो वो लॉजिक के साथ अगर आप जाते हैं, और दूसरी चीज की वो डिवाइड कर रहा है कि डिवाइड होने वाला है, ये सब चीजों को अगर आप ध्यान में रखते हैं ना, तो जरूर आप एचसीएफ और एलसीएम के जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो कर सकते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट में क्लियर करिए पहले, जब तक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, उसको एक्चुअली पता ही नहीं है कि एलसीएम एचसीएफ होता क्या है, वो करता क्या है, तब तक वर्ड प्रॉब्लम्स बनती नहीं है। तो इसी ट्रिक्स को अगर आप यूज करें जो मैंने बताई है आज, तो आपका काम जरूर बन जाएगा। तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की काम की वीडियोस हम बच्चों के लिए लेकर आते हैं जो उनको बोर्ड एग्जाम्स में हेल्प करती हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए।